डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को कंप्लीट करने के बाद अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्वेंस को आगे लेकर चलते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से करना चाहता हूं, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। और याद करेंगे बच्चों, इन सभी ग्लैंड्स को पढ़ने के लिए एक मैजिकल सीक्वेंस में आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं वो पांचों पॉइंट्स आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अब तक याद हो चुके होंगे। एक बार जल्दी से समराइज करते हैं बच्चों। ऑरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, हार्मोन्स, उनके फंक्शंस एंड लास्टली उन हार्मोन्स के हाइपो सिक्रेशन या फिर हाइपर सिक्रेशन से होने वाली कुछ डिसऑर्डर्स। तो देखिए बच्चों, उसी मैजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, दैट इज द ओरिजिन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो बच्चों एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कोशिश करें आपको क्लास के दौरान ही सारी इंफॉर्मेशन याद हो जाए। याद कीजिए बच्चों, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, जबकि एड्रिनल ग्लैंड का ओरिजिन एक्टोमेसोडर्मल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड का कुछ पार्ट तो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है और इसका कुछ पार्ट मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। कौन सा पार्ट किससे ओरिजिनेट होगा वो हम थोड़ी देर बाद यहां पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है ओरिजिन, और ओरिजिन आपको याद रखना है, दैट इज एक्टोमेसोडर्मल। चलिए बच्चों, उसी मैजिकल सीक्वेंस का सेकंड पॉइंट यहां पर रखने जा रहा हूं, दैट इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। देखिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है रीनल वर्ड हम यूज करते हैं किडनी के लिए, तो आप देख सकते हैं द ग्लैंड विच इज एडेड टू द किडनी, यानी ऐसी ग्लैंड जिसको किडनी पर ऐड किया जाता है उसे नाम दिया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के सुपीरियर सरफेस पर, या फिर हम कह सकते हैं किडनी के हेड वाले पार्ट पर, या फिर एनसीईआरटी के वर्ड के हिसाब से वो किडनी के एंटीरियर पार्ट पर सिचुएटेड होती है। आपके एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, या फिर हम कह सकते हैं ऑन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, एंड दैट इज व्हाई एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो रेफर्ड टू एज सुप्रारेनल ग्लैंड। और आप ये भी जानते हैं बच्चों, हमारे पास 2 किडनी पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स का नंबर भी टोटल 2 होता है। चलिए बच्चों, ओरिजिन हो चुका है एक्टोमेसोडर्मल, लोकेशन हो चुकी है ईच एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर, सुपीरियर और हेड पार्ट ऑफ द किडनी। चलिए बच्चों, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए तीसरा पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आप जानते हैं बच्चों, इन जनरल किसी भी स्ट्रक्चर का बाहर वाला पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स, जबकि अंदर वाला पार्ट कहलाता है मेडुला। तो देखिए बच्चों, सिमिलरली एड्रिनल ग्लैंड का यहां पर हमने एक सेक्शन ड्रॉ किया है, तो बस इतना याद रखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जबकि एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। देखिए बच्चों, ओरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है, अभी हम यहां पर स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान सुनेंगे, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर मैक्सिमम पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% पार्ट जो होता है, जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, उसे कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ऑन द अदर हैंड, एड्रिनल ग्लैंड का जो मिनिमम पार्ट होता है, जो इनर सेंट्रल 10 to 20% पार्ट जो कि एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, उसे कहा जाता है एड्रिनल मेडुला। ओरिजिन हो चुका है, इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों, ओरिजिन एक्टोमेसोडर्मल, लोकेशन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चर की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रिनल मेडुला। एक काम करते हैं बच्चों, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। देखिए, फिर से मैंने आपके सामने एड्रिनल ग्लैंड का एक सेक्शन ड्रॉ किया है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, इस एड्रिनल ग्लैंड में ये जो आपको आउटर मैक्सिमम कलरफुल पोर्शन नजर आ रहा है, ये तो रिप्रेजेंट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जबकि आपको सेंटर में जो इनर कम पोर्शन नजर आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है एड्रिनल मेडुला को। अब देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। आप ध्यान सुनेंगे, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। आपके एनसीईआरटी क्लियर लिखती है बच्चों, द आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, इज सब डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। देखिए बच्चों, बाहर से अंदर की तरफ अगर मैं आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोन्स का नॉमेनक्लेचर बताऊं तो ध्यान सुनिए बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसे कहा जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो मिडल जोन होता है उसे हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट जोन होता है उसे हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। आपने सुना कि बच्चों,
एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में एक वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो उसी सीक्वेंस में एडिनल कॉर्टेक्स के उन तीनों रीजन्स को बाहर से अंदर की तरफ आप आसानी से याद रख सकते हैं, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अब मुझे आप देखकर बताइए बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है। इन तीनों जोन्स में से सबसे बड़ा जोन कौन सा आपको नजर आ रहा है? तो देखिए बच्चों, इन तीनों जोन्स में से सबसे बड़ा जोन जो होता है वो होता है जोना फेसिकुलेटा। तो इसी के साथ हमने एडिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को यहां पर स्टडी किया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। एडिनल ग्लैंड का ओरिजिन होता है एक्टोमेसोडर्मल, लोकेशन होती है एडिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर सुपीरियर हेड पार्ट ऑफ द किडनी। और स्ट्रक्चर की बात हम कर चुके हैं बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला। चलिए बच्चों, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अब चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, दैट इज हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द एडिनल ग्लैंड। तो इंपॉर्टेंट चीज पहले समझ लें बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एडिनल मेडुला वाले पार्ट से भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एडिनल मेडुला। ध्यान सुनेंगे, एड्रिनल मेडुला से 2 इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एडिनल मेडुला से 2 इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एक तो होता है एड्रिनलिन, ऑल्सो रेफर टू एज एपिनेफ्रिन, दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन, ऑल्सो रेफर टू एज नॉर एपिनेफ्रिन। और खास बात है बच्चों, ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स होते हैं। याद कीजिए, हमने इस टॉपिक की शुरुआत में हमने हार्मोन्स का केमिकल नेचर पढ़ा था। आपको याद होना चाहिए बच्चों, प्रोटीनेशियस में पहली कैटेगरी थी दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, और वहां पर ट्रिक निकल कर आया था 10 थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, एडिनल मेडुला से हम 2 इमरजेंसी हार्मोन्स के सिक्रेशन की बात करते हैं, एडिनलिन यानी एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन यानी नॉर एपिनेफ्रिन, और ये दोनों ही अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये दोनों ही टायरोसिन अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से डिराइव होते हैं। और बच्चों खास बात ये है, इन हार्मोन्स को कैटेकोल अमाइंस कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है बच्चों, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आर कॉमनली रेफर टू एज कैटेकोल अमाइन। मैं आपको लॉजिक बता देता हूं बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, इन दोनों हार्मोन्स के स्ट्रक्चर में हमें कैटेकोल अमाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक्चुअली में क्या होता है, आपने शायद नाम सुना होगा बच्चों, कैटेकोल। कैटेकोल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों। कैटेकोल एक्चुअली में होता है 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। बस इतना याद रखेंगे, कैटेकोल का जब एमिनेशन होता है, उस पर जब NH2 ग्रुप जुड़ता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं कैटेकोल अमाइन। बस आप इतना याद रखेंगे, एडिनल मेडुला से 2 इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एडिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन विच आर कॉमनली रेफर टू एज कैटेकोलामाइन। और एक और खास बात समझिए बच्चों, ये जो कैटेकोल अमाइंस होते हैं ये बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइंस होते हैं, इसलिए शॉर्ट में कहते हैं इनको बायोजेनिक अमाइंस। आपके नीट 2020 में बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम से एक क्वेश्चन था जिसमें हार्मोन्स की मैचिंग आपको करनी थी, उसमें एक लिखा हुआ था एपिनेफ्रिन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट मैचिंग गई थी वो थी दैट इज बायोजेनिक अमाइंस। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला से 2 प्रोटीनेशियस 2 बायोलॉजिकल अमाइंस रिलीज होते हैं, एडिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन विच आर कॉमनली रेफर टू एज कैटेकोलामाइंस। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स। मॉड्यूल में सब लिखा बच्चों, आप कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुने। एडिनल मेडुला से तो हमने 2 प्रोटीन हार्मोन्स के सिक्रेशन की बात करी, जबकि क्या होता है बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे के सारे स्टीरॉयडल नेचर के होते हैं। यानी बच्चों एड्रिनल मेडुला से प्रोटीनेशियस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जबकि एडिनल कॉर्टेक्स से स्टीरॉयडल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और बच्चों कॉर्टेक्स से निकलने वाले स्टीरॉयड हार्मोन्स उन्हें कहा जाता है कॉर्टिकॉइड्स। आप यहां पर नाम से समझ सकते हैं, कॉर्टेक्स से निकलने वाले स्टीरॉयड्स दे आर रेफर टू एज कॉर्टिकॉइड्स। और एक और चीज पहले सुन ले बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स से अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 स्टीरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। मैंने कहा आपसे ये स्टीरॉयड हार्मोन से, इसका मतलब ये हुआ इन हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर में हमें कोलेस्ट्रॉल रिंग देखने को मिल सकती है। बस इतना याद रखेंगे, मेडुला वाले पार्ट से प्रोटीन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जबकि कॉर्टेक्स वाले पार्ट से स्टीरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। खास बात यह है
एडिनल कॉर्टेक्स से कई सारे स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, पर उनमें से सिर्फ 7 to 8 हार्मोन से एक्टिव होते हैं और उनमें भी हम बस कुछ चुनिंदा हार्मोन्स को यहां पर स्टडी करेंगे। अब ध्यान सुनिए बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया था। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें एक कैटेगरी से डिफाइन किया जाता है, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें एक कैटेगरी से डिफाइन किया जाता है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जोना रेटिकुलरिस से जो स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं उन्हें कैटेगरी से डिफाइन किया जाता है, दैट इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या फिर गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। अब खास बात देखिए बच्चों, इन तीनों ही कैटेगरीज के पीछे एक वर्ड छिपा हुआ है, दैट इज कॉर्टिकॉइड्स। तो कंफर्म है ये तीनों ही कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। पर खास बात है बच्चों, ये हार्मोन्स का नाम नहीं है, ये हार्मोन्स की कैटेगरी है। मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान सुनेंगे, मुझे नॉन स्टॉप बोलना है बच्चों, मेरी मेहनत को आप जाया नहीं जाने देंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे। ध्यान सुनेंगे, एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले वो स्टेरॉयड हार्मोन जो बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करते होंगे उन्हें नाम दिया जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और हमारी बॉडी में जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हम पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। उसी तरह से समझे बच्चों, कॉर्टेक्स से निकलने वाली स्टेरॉयड हार्मोन जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर इन्फ्लुएंस शो करते हैं उन्हें कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और यहां पर हमारी बॉडी का मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉर्टिसोल। और देखिए बच्चों, कॉर्टेक्स से निकलने वाले वो स्टेरॉयड हार्मोन जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर इन्फ्लुएंस शो करते हैं, दे आर रेफर टू एज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और यहां से हम 2 अलग अलग टाइप के सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को डिस्कस करेंगे, एंड्रोजन्स एंड गाइनोजन्स। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं बच्चों, कनेक्टेड रहेंगे। ओरिजिन, एक्टो, मेसोडर्मल। मुझे नॉन स्टॉप बोलना है बच्चों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको समझानी है, ध्यान सुनेंगे। ओरिजिन, एक्टो, मेसोडर्मल। लोकेशन, एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स में भी 3 जोन हैं, GFR, बाहर से अंदर की तरफ। चौथा पॉइंट हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एडिनल ग्लैंड। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से हम स्टेरॉयड हार्मोन्स के सिक्रेशन की बात करते हैं, जबकि मेडुला वाले पार्ट से हम कैटेकोल अमाइंस की बात करते हैं, बायोजेनिक अमाइंस की बात करते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स की बात करते हैं, एडिनलिन एंड नॉर एडिनलिन। अब देखिए बच्चों, उसी चौथे पॉइंट को यहां पर डिटेल में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम द एडिनल ग्लैंड। और उसमें भी सबसे पहले कंपोनेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, उन सभी इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, इसको आप 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। और मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स के इन तीनों जोन्स के इन तीनों कैटेगरी के हार्मोन्स को 1 बाय 1 अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले एडिनल कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट जोन हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। और मैंने आपसे कहा बच्चों, जोना ग्लोमेरुलोसा से जितने भी हार्मोन्स निकलेंगे वो मिनरल्स को बैलेंस करते हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी इज एल्डोस्टेरोन, ऑल्सो रेफर टू एज डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। अब देखिए बच्चों, जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमें पढ़ना है बच्चों, दैट इज एल्डोस्टेरोन। तो शुरू करते हैं, द फंक्शंस परफॉर्म बाय एल्डोस्टेरोन। एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा बच्चों, वादा किया है निभाऊंगा, आप कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुनेंगे। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, बस इतना याद रखना है, एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, एल्डोस्टेरोन मिनरल आयंस को बॉडी में बैलेंस करता है। तो आप बस इतना याद रखेंगे, एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन से मिनरल्स को बैलेंस करता है ये जरूर याद रखें बच्चों। एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल आयंस को बैलेंस करता है और साथ ही साथ ये वाटर के बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसमें जो मेन हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यह हमारी बॉडी में मिनरल आयंस को बैलेंस करता है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को बैलेंस करता है, साथ ही साथ वाटर के बैलेंस पर यह इन्फ्लुएंस शो करता है। अब देखिए बच्चों, इन सभी मिनरल्स को
किस तरह से ये बैलेंस करता है मैं आपको समझा रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे। पहले तो हम ये समझने जा रहे हैं बच्चों, द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो इतना याद रखेंगे, एल्डोस्टेरोन हमारी किडनी में सिचुएटेड नेफ्रॉन यानी रीनल ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है, और रीनल ट्यूब्यूल में भी जो डिस्टल ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है यानी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो एक्चुअली हम क्या करते हैं, डीसीटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइडेड मान सकते हैं, द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी। एक एक चीज समझा रहा हूं बच्चों, कनेक्टेड रहेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्ट्स ऑन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये वहां पर जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं उन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। इट एक्ट्स ऑन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, और ये वहां पर सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। और याद कीजिए बच्चों, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप 3 सोडियम को बाहर की तरफ मूव करता है, जबकि 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ मूव करता है, और साथ ही साथ इनर साइड पर फॉस्फेट आयंस को जनरेट करता है थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। तो एक्चुअली में क्या होगा, एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में डीसीटी के प्रोक्सिमल पार्ट में सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जब एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, नेफ्रॉन के ल्यूमेन से जो सोडियम होंगे वो रीएब्सॉर्ब होकर ब्लड में चले जाएंगे, जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट का यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाया करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होता है, जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट का यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन देखा जाता है। तो आपने देखा एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में सोडियम जो होता है वो नेफ्रॉन से रीएब्सॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है, यानी एल्डोस्टेरोन की वजह से ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाया करती है, और ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ना इट इज रेफर्ड टू एज हाइपरनेट्रेमिया। क्या कहते हैं बच्चों, हाइपरनेट्रेमिया, ब्लड में सोडियम का ज्यादा हो जाना। तो हमने देखा बच्चों, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सोडियम के रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अब आप ये भी जानते हैं बच्चों, अगर सोडियम को आपने एक्टिवली रीएब्सॉर्ब करवा लिया है तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल पोजीशन पर लाने के लिए जो क्लोराइड होगा वो सोडियम के पीछे पीछे अपने आप चला जाएगा, यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन क्लोराइड आयन का भी रीएब्सॉर्प्शन हो जाया करता है। तो ध्यान सुनेंगे, मैं कह सकता हूं एल्डोस्टेरोन हार्मोन डीसीटी के प्रोक्सिमल पार्ट पर एक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की एक्टिविटी को बढ़ाता है, एंड इट प्रमोट्स द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। यानी देखा आपने बच्चों, अगर एल्डोस्टेरोन नहीं होता तो सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन नहीं होता, सोडियम क्लोराइड यूरिन से बाहर चला जाता, और सोडियम क्लोराइड क्या बच्चों, सॉल्ट है। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं एल्डोस्टेरोन ने हमारे ब्लड में सॉल्ट को रिटेन करवाने में हेल्प किया है। दैट्स व्हाई एल्डोस्टेरोन इज आल्सो रेफर्ड टू एज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इतने याद रखेंगे, एल्डोस्टेरोन इज आल्सो रेफर्ड टू एज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। और जाहिर सी बात है बच्चों, जब सॉल्ट का रीएब्सॉर्प्शन होगा तो ब्लड के अंदर सॉल्ट जा रहा है, सॉल्यूट जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे वाटर का रीएब्सॉर्प्शन भी देखा जाता है। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट ध्यान सुनिए बच्चों, एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, नॉन स्टॉप बोलना है। इट एक्ट्स ऑन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट प्रमोट्स द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड इट प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। देखिए बच्चों, ये थे द फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। पर इन सभी फंक्शंस को आपकी एनसीईआरटी कुछ साइंटिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन करती है। मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा, ध्यान सुनिए बच्चों। एल्डोस्टेरोन की वजह से आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस पर अफेक्ट पड़ रहा है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों, एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जाहिर सी बात है बच्चों, इन सॉल्यूट की वजह से कहीं ना कहीं हम एक प्रेशर पर इफेक्ट देखेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपकी एनसीईआरटी एक और वर्ड यूज करती है बच्चों, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमने ये भी देखा बच्चों, एल्डोस्टेरोन की वजह से ब्लड में सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन हुआ, ब्लड में वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हुआ, और ब्लड एक तरह का बॉडी फ्लूइड है, यानी हम कह सकते हैं ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो एल्डोस्टेरोन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम पर भी अपना इफेक्ट शो करता है। और जाहिर सी बात है, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाया करता है। तो देखिए एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ध्यान सुनिए बच्चों,
एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो यहां पर हमने सबसे पहला आउटर मोस्ट जोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्कस किया, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। बस इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, एल्डोस्टेरोन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। चलिए बच्चों, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के मिडल जोन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जोना फेसिकुलेटा। और मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट डालते हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इसमें जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमें पढ़ना है दैट इज कॉर्टिसोल। बच्चों, कॉर्टिसोल का एक और केमिकल नेम है दैट इज हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरोन। अब देखिए बच्चों, मैं आपको कॉर्टिसोल के फंक्शन समझाऊं उससे पहले बस इतना जरूर याद रखेंगे, कॉर्टिसोल इज रेफर्ड टू एज एंटी स्ट्रेस हार्मोन, साथ ही साथ इसको नाम दिया जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। एल्डोस्टेरोन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, कॉर्टिसोल को नाम दिया जाता है जीवन रक्षक हार्मोन यानी लाइफ सेविंग हार्मोन। बस इतना अगर आपको याद है तो वादा करता हूं बच्चों, आपको कॉर्टिसोल के सारे फंक्शन में यहां पर जरूर याद करवा पाऊंगा। तो ध्यान सुनेंगे, कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिसोल को कहा जाता है बच्चों लाइफ सेविंग हार्मोन, ये जीवन रक्षक हार्मोन यानी ये जीवन की रक्षा करता है। और जाहिर सी बात है, अगर जीवन की रक्षा करनी है तो बॉडी के सेल्स की रक्षा करनी है, बॉडी के सेल्स को जिंदा बनाए रखना होगा। और सेल्स को जिंदा बनाना है तो उसके लिए उनके पास एनर्जी होनी चाहिए। और आप जानते हैं बच्चों, एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स होता है दैट इज ग्लूकोज, तभी तो हम कह रहे हैं बच्चों ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो कॉर्टिसोल को कहा जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन, ये जिंदगी को बचाने में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है, इसके कई सारे फंक्शंस हैं, वन बाय वन समराइज कर रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। कॉर्टिसोल का मकसद है जीवन को बचाना, जीवन को बचाना है, सेल्स को बचाना है, सेल्स को बचाना है, तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो कॉर्टिसोल का मकसद होगा ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा करना और ब्लड की मदद से तुरंत सेल्स तक पहुंचाना। अब देखिए, कॉर्टिसोल ग्लूकोज को एक्यूमुलेट करने के लिए कुछ रिएक्शंस को प्रमोट करवाता है, जैसे कि बच्चों कॉर्टिसोल जो है वो लाइपोलाइसिस को बढ़ाता है, द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, जिससे बनेंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। कॉर्टिसोल प्रोटियोलाइसिस को बढ़ाता है, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं बच्चों, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है जिससे बनते हैं अमीनो एसिड्स। और देखिए खास बात क्या बच्चों, अब लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस से ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका कॉर्टिसोल के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान समझिए बच्चों, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सम न्यू सोर्सेस, फ्रॉम सम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस इज रेफर्ड टू एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है बच्चों, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इन तीनों ही वजह से नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। फिर कॉर्टिसोल क्या करता है, इस ग्लूकोज को ब्लड में एंटर करवाता है, यानी कॉर्टिसोल की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाया करता है। यानी कॉर्टिसोल एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, इसको हम डायबिटोजेनिक हार्मोन भी यहां पर कह सकते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, कॉर्टिसोल का मकसद है जिंदगी को बचाना, जिंदगी को बचाना है, सेल्स को बचाना है, सेल्स को बचाना है, तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो कॉर्टिसोल उन सभी रिएक्शंस को प्रमोट करता है जिससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो। ये प्रोटियोलाइसिस करवाता है, लाइपोलाइसिस करवाता है और फिर उन नॉन कार्बोहाइड्रेट नए सब्सटेंसेस का ग्लूकोज में कन्वर्जन करवाता है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। पर साथ ही साथ बच्चों, कॉर्टिसोल सेल के अंदर अमीनो एसिड्स के अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, क्योंकि आप जानते हैं इसे हमने नाम दिया था एंटी स्ट्रेस हार्मोन। अगर स्ट्रेस से किसी सेल को बचना है तो उसको तुरंत एनर्जी का फॉर्मेशन करना होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन फास्ट किया जा सकता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो एनसीईआरटी क्लियर लिखती है बच्चों, एक बार समराइज कर रहा हूं, cortisol stimulates the process of lipolysis, proteolysis, gluconeogenesis and inhibits the cellular uptake and utilization of amino acids। और ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, डायबिटोजेनिक हार्मोन है। चलिए बच्चों, कॉर्टिसोल का जिंदगी को बचाने का दूसरा एक्शन रखने जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान सुनेंगे। कॉर्टिसोल एक एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है बच्चों, ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को सप्रेस करता है। इसलिए बच्चों, कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और भी एग्जांपल हो सकते हैं,
इन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए कॉर्टिसोल का यूज किया जा सकता है। तो बस इतना याद रखेंगे, कॉर्टिसोल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन होता है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्टिसोल एक इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम की एक्टिविटीज को सप्रेस करता है। तभी तो बच्चों आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कॉर्टिसोल का यूज मोस्ट कॉमनली किया जाने लगा है। आपको पता होगा बच्चों, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान मुझे नॉन स्टॉप बोलना है बच्चों, गले में दर्द हो रहा है, आप कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुनेंगे। कॉर्टिसोल जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन है। एक्चुअली में क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कुछ कॉम्पेटिबिलिटीज को चेक करना जरूरी होता है। अगर कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है तो ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाया करता है, और ग्राफ्ट का रिजेक्शन कौन करता है बच्चों, दैट इज इम्यून सिस्टम। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में, किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन में अगर हमें कोई कॉम्पेटिबल डोनर नहीं मिलता है तो उस केस में कॉर्टिसोल की मदद से इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा सकता है, नॉन कॉम्पेटिबल ऑर्गन को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि वहां पर उसके रिजेक्शन को प्रिवेंट कर जिंदगी को बचाया जा सके। तो बस इतना याद रखेंगे, कॉर्टिसोल एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, कॉर्टिसोल एक इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन है। इसीलिए जिंदगी को बचाने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कॉर्टिसोल का यूज किया जाता है। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी कॉर्टिसोल का अगला फंक्शन लिखिए, ध्यान सुनेंगे। इट इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। आप समझ सकते हैं, कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, और जब ब्लड में सॉल्यूट जाएगा, पीछे पीछे सॉल्वेंट जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। यानी बच्चों यहां पर हम कहीं ना कहीं वस्कुलर इफेक्ट देखेंगे, और साथ ही साथ उसकी वजह से हमारे हार्ट की एक्टिविटी पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं बच्चों, किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, दैट इज जीएफआर। और ये जो जीएफआर होती है ये ब्लड प्रेशर पर डिपेंड करती है। हमने देखा कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं वो जीएफआर को भी एनहांस करता है। तो हम कह सकते हैं कॉर्टिसोल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, कॉर्टिसोल थायरॉक्सिन की तरह आरबीसी प्रोडक्शन यानी एरिथ्रोपोइसिस को भी स्टिमुलेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड, द मिडल जोन ऑफ द एडिनल कॉर्टेक्स, दैट इज जोना फेसिकुलेटा। चलिए बच्चों, एडिनल कॉर्टेक्स में सबसे इनर मोस्ट जोन को हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जोना रेटिकुलरिस। और मैं आपको बता चुका हूं, जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या फिर गोनिडोकॉर्टिकॉइड्स। और खास बात सुनिए बच्चों, यहां से दो टाइप के सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेल कैरेक्टर जनरेट करवाने वाले एंड्रोजन्स एंड फीमेल कैरेक्टर जनरेट करवाने वाले गाइनोजन्स। पर खास बात है बच्चों, जो मेन स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन्स और गाइनोजन्स होते हैं वो तो गोनेट से रिलीज होते हैं। एडिनल ग्लैंड के जोना रेटिकुलरिस वाले पार्ट से जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये वीक सेक्स हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि एंड्रोजेनिक के बारे में एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है, वीक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के इनरमोस्ट जोन जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। एंड्रोजन में मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, धिया DHEA डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, और गाइनोजन में मैं आपको नाम बताना चाहूंगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और इनका नेचर वीक होता है। जैसे कि बच्चों, जो धिया होता है वो एक वीक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, जाहिर सी बात है वो मेल कैरेक्टर्स को जनरेट करता है। पर एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों, इट इज अ वीक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो बस ये कुछ सेकेंडरी वीक मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है, जैसे कि द ग्रोथ ऑफ हेयर। एनसीईआरटी लिखती है, दीज वीक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर। बस इतना याद रखेंगे, एडिनल कॉर्टेक्स के इनरमोस्ट जोन जोना रेटिकुलरिस से कुछ वीक सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। पर खास बात सुनिए बच्चों, ये दोनों टाइप के सेक्स हार्मोन्स दोनों टाइप के सेक्स में रिलीज होते हैं। यानी कि मेल में यहां से एंड्रोजन के साथ साथ गाइनोजन्स भी रिलीज होंगे, और फीमेल में गाइनोजन के साथ साथ एंड्रोजन भी रिलीज होंगे। पर आप जानते हैं बच्चों, ऑपोजिट सेक्स में एडिनल ग्लैंड से आने वाले ऑपोजिट सेक्स हार्मोन को सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो मेन सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि गोनेट से आते हैं, वो एडिनल ग्लैंड से आने वाले ऑपोजिट सेक्स हार्मोन को सप्रेस कर दिया जाते हैं ताकि उनका नेगेटिव इफेक्ट देखने को ना मिले। हमने लिखा भी बच्चों, बोथ द हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन एंड गाइनोजन आर सिक्रेटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द गोनेट्स
इनएक्टिवेट द ऑपोजिट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। देखिए बच्चों, इसी के साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। एक बार समराइज कर देता हूं। जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, नॉन स्टॉप बोलना है, कनेक्टेड रहे बच्चों। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, डायबिटोजेनिक हार्मोन, एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन, इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन, और लास्ट में जोना रेटिकुलरिस से हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं। यहां पर हम धिया की बात करते हैं। डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन एक वीक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, साथ ही साथ गाइनोजेंस की बात करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। चलिए बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के फंक्शन को पढ़ने के बाद अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के स्ट्रक्चर को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा था एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर सेंट्रल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होने वाला पार्ट है वो कहलाता है एड्रिनल मेडुला। ये कम होता है, 10 to 20% होता है। अब खास बात सुनिए बच्चों, ये जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, बिकॉज ये एड्रिनल मेडुला नर्वस टिश्यू का बना होता है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो एड्रिनल मेडुला तक पहुंचते हैं, और जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट वो मॉडिफाई हो जाया करते हैं। एक बार ध्यान सुनिए बच्चों, एड्रिनल मेडुला में सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट वो यहां पर मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके प्रोसेसेस समय के साथ साथ लॉस्ट हो जाते हैं, और वही सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कुछ लार्ज साइज्ड ग्लैंडुलर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें आगे चलकर नाम दिया जाता है क्रोमाफिन सेल्स या फिर फियोक्रोमोसाइट्स। बस इतना याद रखेंगे, एड्रिनल मेडुला के अंदर कुछ लार्ज साइज्ड ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमाफिन सेल्स। एक्चुअली दीज क्रोमाफिन सेल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। और खास बात है बच्चों, यही क्रोमाफिन सेल एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से दो बायोजेनिक अमाइंस का सिक्रेशन करते हैं, दो इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, दैट इज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। देखिए बच्चों, इन हार्मोन्स के बारे में और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। एड्रिनल मेडुला वाले पार्ट से हम दो इमरजेंसी हार्मोन्स के सिक्रेशन की बात करते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एनसीईआरटी क्लियर लिखती है बच्चों, ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी कंडीशन और स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एड्रिनल मेडुला रिलीजेज टू इमरजेंसी हार्मोन्स। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, दीज हार्मोन्स आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। तो देखिए बच्चों, दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन हैं, पर इनमें से अगर आपको किसी एक को चुनना पड़े तो मैं चाहूंगा आप एड्रिनलिन को मेन इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन का मैक्सिमम सिक्रेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 80%, जबकि नॉर एड्रिनल का सिक्रेशन काफी कम होता है, ओनली 20%। तो बस इतना याद रखेंगे, एड्रिनल मेडुला से हम दो इमरजेंसी हार्मोन्स के सिक्रेशन की बात करते हैं, एक है एड्रिनलिन 80% और नॉर एड्रिनलिन अप्रोक्सीमेटली 20%। और लास्ट में जो लिखा हुआ मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोल अमाइंस, दीज आर बायोजेनिक अमाइंस। अब देखिए काम करते हैं बच्चों, इन दोनों ही हार्मोन्स के फंक्शन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शंस ऑफ मेन इमरजेंसी हार्मोन दैट इज एड्रिनलिन। एक पॉइंट समझे बच्चों, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन हैं। इन दोनों के फंक्शन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 90% सेम होते हैं, पर कुछ फंक्शंस में डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। पर यहां पर हमने हेडिंग लिखा बच्चों, फंक्शंस ऑफ एड्रिनलिन, बिकॉज एड्रिनलिन इज द मेन इमरजेंसी हार्मोन। और देखिए बच्चों, इसके फंक्शंस को अब हमें न्यूरल सिस्टम की मदद से बस जल्दी से रिवाइज करना है। मैंने आपसे कहा बच्चों, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन इमरजेंसी हार्मोन है, और इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, याद करेंगे, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, कोई भी डर हमें लगे या फिर बच्चों किसी भी सिचुएशन का आपको सामना करना हो, फाइट करना हो, या फिर किसी सिचुएशन से आपको पीछे हटकर भाग जाना हो, फ्लाइट करना हो, ध्यान सुनिए बच्चों, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में फियर, फाइट एंड फ्लाइट में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक
वो हमारे क्रोमाफिन सेल्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे और एड्रिनल मेडुला से 2 इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाया करता है। अब खास बात यह है ये इमरजेंसी हार्मोन है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या करवाते हैं एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। पहली बात तो ये इमरजेंसी हार्मोन हमारी अलर्टनेस को बढ़वा देता है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन्स हमारे जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन है, जैसे कि लीवर है, स्केलेटल मसल है, मैंने यहां पर बोला बच्चों ब्रेन, तो ये वो हार्मोन्स हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई को एनहांस करते हैं। दे इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ताकि हमारी अलर्टनेस को बढ़ाया जा सके। तो जाहिर सी बात हम ये भी जानते हैं बच्चों इमरजेंसी कंडीशन में हमारी अलर्टनेस बढ़ जानी चाहिए। तो इमरजेंसी कंडीशन में फियर, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में एड्रिनलिन जो मेन इमरजेंसी हार्मोन है हमारी अलर्टनेस को बढ़ा दिया करता है। फिर एक और हमने पढ़ा था बच्चों रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इन हार्मोन्स की वजह से जो एरेक्टर पिलाई मसल होती है हेयर के बेस पर, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, पाइलो इरेक्शन देखने को मिलता है, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर आप ये भी जानते हैं बच्चों इमरजेंसी कंडीशन में हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये हार्मोन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया करता है ताकि हार्ट बीट ज्यादा हो जाए, कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा हो जाया करता है। हमने पढ़ा भी था बच्चों डर के मारे जो हैं आंखें बड़ी हो जाती हैं, यानी कि इन हार्मोन्स की वजह से प्यूपिल में डायलेशन देखने को मिलता है। जल्दी से रिवाइज करते हैं, एक याद कीजिए बच्चों, डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, तो ये जो हार्मोन है ये स्वेटिंग को भी एनहांस करता है। मैंने आपसे कहा ये इमरजेंसी हार्मोन है, तो मकसद होगा जल्द से जल्द सेल तक ग्लूकोज पहुंचाना। तो ये जो इमरजेंसी हार्मोन है इसका एक फंक्शन होना चाहिए, जहां से भी ग्लूकोज बन सके उसे बनाना। तो एक्चुअली क्या करता है बच्चों, बिल्कुल कॉर्टिसोल की तरह ये इमरजेंसी हार्मोन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है, लिपिड्स का ब्रेकडाउन करवाता है, और फिर इनके रिजल्टेंट जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस बनते हैं उनके ग्लूकोनियोजेनेसिस को एनहांस करता है ताकि नया ग्लूकोज बन सके। पर यहां पर एक डिफरेंस है बच्चों, ये इमरजेंसी हार्मोन साथ ही साथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी प्रमोट करता है थायरोक्सिन की तरह। तो बस इतना याद रखेंगे, ये इमरजेंसी हार्मोन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है, ये लिपिड्स का ब्रेकडाउन करवाता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करवाता है, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस को एनहांस करते हैं ताकि ग्लूकोज को बढ़ाया जा सके। हम कह सकते हैं ये भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते हैं, यानी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन यानी कि डायबिटोजेनिक हार्मोन है। हमारी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की जो मसल्स होती है जैसे कि ट्रैकियल मसल्स और ब्रोंकियल मसल्स, उनमें रिलैक्सेशन को बढ़ाते हैं ताकि उनका डायमीटर बढ़ाया जा सके, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में हमारी ब्रीदिंग रेट को एनहांस किया जा सके। फिर मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों, ये जो इमरजेंसी हार्मोन है ये हमारे विसरल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे ब्रेन, हमारे लीवर, हमारे हार्ट, हमारे स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो को एनहांस करता है। एक्चुअली में क्या करता है, एड्रेनलिन जो होता है इन सभी विसरल ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स की हम बात करें उनमें वैसो डायलेशन करवाता है ताकि वहां पर ब्लड को ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जा सके। फिर हमने लिखा है बच्चों, ये स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें कंस्ट्रिक्शन करवाता है। आपने सुना भी होगा बच्चों, डर के मारे चेहरे का रंग उड़ जाता है, त्वचा सफेद पड़ जाती है। आप मुझे सोच के बताइए, इमरजेंसी कंडीशन में आप विसरल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो बढ़ाना चाहेंगे या फिर स्किन को? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होना चाहिए बच्चों विसरल ऑर्गन्स को। तो इतना समझे, एड्रेनलिन जो होता है वो विसरल ऑर्गन्स की ब्लड वेसल्स में तो डायलेशन करवा के ब्लड फ्लो बढ़ाता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो हमारी स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन उनमें कंस्ट्रिक्शन करवाता है, वहां पर ब्लड फ्लो को कम करवाता है। तभी तो हम कहते हैं चेहरे का रंग उड़ जाता है। और हम समझ सकते हैं बच्चों, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन आपने सुना होगा बच्चों, स्प्लीन को कहा जाता है द ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो एक्चुअली में एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है ताकि स्प्लीन के अंदर जो एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड है उसको भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पोर किया जा सके। आपने सुना होगा बच्चों, डर के मारे गला सूख जाता है, यानी कि ये इमरजेंसी हार्मोन हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन को सप्रेस करता है। आपने ये भी सुना होगा, डर के मारे भूख प्यास सब मिट जाती है। तो एक्चुअली में
जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, जो एड्रेनलिन मेन इमरजेंसी हार्मोन है, ये हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रेशन को भी सप्रेस करता है। एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको भी सप्रेस करता है। बस इतना याद रखेंगे। एड्रेनल मेडुला से हम दो इमरजेंसी हार्मोन्स की बात करेंगे, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज द मेन इमरजेंसी हार्मोन। इसका सिक्रेशन 80% के आसपास देखा जाता है। हार्ट बीट को बढ़ाता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, ये पाइलो इरेक्शन करवाता है, ये स्वेटिंग करवाता है, सलाइवेशन को सप्रेस करता है, और भी कुछ फैक्टर्स है जो हम न्यूरल सिस्टम में सिंपैथेटिक एक्शन में समराइज कर चुके हैं। देखिए बच्चों, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के फंक्शंस में मैक्सिमम पार्ट तो सेम होता है, पर एक डिफरेंस ऑब्जर्व करने को मिलता है। यहां पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं द एडिशनल फंक्शन ऑफ नॉर एड्रेनलिन। बस इतना याद रखेंगे, नॉर एड्रेनलिन एक स्ट्रॉन्ग वेसो कंस्ट्रिक्शन के तौर पर एक्ट करता है। और देखिए बच्चों, जब ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करता है। बस इतना याद रखेंगे, एड्रेनलिन तो विसरल ऑर्गन्स की ब्लड वेसल में डायलेशन करके ब्लड फ्लो बढ़ाता है, स्किन की ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड फ्लो कम करता है। ऑन द अदर हैंड जो नॉर एड्रेनलिन होता है, ये सभी ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एक्सेप्ट कोरोनरी आर्टरी। तो इसी के साथ बच्चों हमने एड्रेनल मेडुला से रिलीज होने वाले दो इमरजेंसी हार्मोन्स को यहां पर डिस्कस किया। अब देखिए, इसी कंक्लूजन के बेसिस पर एड्रेनल ग्लैंड के बारे में दो पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान सुनिए बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज 3F ग्लैंड, या फिर मैं कह सकता हूं एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है उसे कहा जाता है 3F ग्लैंड, क्योंकि हमने देखा वहां से इमरजेंसी हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में फियर, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, इन इमरजेंसी हार्मोन्स को कहा जाता है 3F हार्मोन्स, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। इसीलिए एड्रेनल ग्लैंड को इन जनरल नाम दिया जाता है, दैट इज 3F ग्लैंड। एक और पॉइंट समझे बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज 4S ग्लैंड। आप सीक्वेंस समझ सकते हैं, एंटायर एड्रेनल ग्लैंड को कहा जाता है 4S ग्लैंड। याद कीजिए, जोना ग्लोमेरुलोसा, एल्डोस्टेरोन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल कहीं ना कहीं ग्लूकोज यानी शुगर मेटाबॉलिज्म, जोना रेटिकुलर से हम बात करते थे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और हमने देखा बच्चों, जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं ये किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए बच्चों एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज 4S ग्लैंड। अब देखिए बच्चों, लास्ट में एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रेशन के रेगुलेशन को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, जो एड्रेनल मेडुला वाला पार्ट है, इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। यानी एड्रेनल मेडुला को तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। ऑन द अदर हैंड जो एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स की मदद से रेगुलेट किया जाता है। याद कीजिए बच्चों, हाइपोथैलेमस से तो आता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ ACTH, और ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिसोल। और याद कीजिए बच्चों, ACTH को सप्रेस करवाने के लिए कोई अलग से हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन नहीं आता है। मैंने आपसे कहा था इसके लिए हम नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं। तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो यह हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिटरी सिग्नल प्रोवाइड करता है ताकि CRH और ACTH के सिक्रेशन को सप्रेस किया जा सके। हमने एक चीज देखी बच्चों, ACTH जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिलीज को मेनली कंट्रोल करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी एल्डोस्टेरोन के रिलीज को ये नहीं के बराबर कंट्रोल करता है। आपको पता होगा बच्चों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी एल्डोस्टेरोन उनके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है किडनी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन, दैट इज रेनिन। आप वहां पर एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो हमने यहां पर मेंशन भी किया बच्चों, द ACTH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी controls the secretion of adrenal cortex, वो भी mainly zona fasciculata for the release of glucocorticoids, that is cortisol. Secretion of mineralocorticoids is controlled by renin जो कि किडनी से रिलीज होता है, and adrenal medullary hormones are controlled by the sympathetic neural system. अब देखिए बच्चों, origin हो चुका है,
लोकेशन हो चुकी है, स्ट्रक्चर हो चुका है, कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स, मेडुला से रिलीज होने वाले इमरजेंसी हार्मोन्स के फंक्शंस हो चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। देखिए बच्चों, पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द हाइपोसिक्रेशन। खास बात यह है यहां पर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है यहां जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है, एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया बच्चों, दैट इज एडिसन डिजीज। खास बात सुने, एडिसन डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन। यहां पर एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल दोनों का हाइपोसिक्रेशन देखा जाता है, पर मेन इफेक्ट जो आता है बच्चों वो कोर्टिसोल के हाइपोसिक्रेशन से आता है। जबकि बच्चों कोर्टिसोल के हाइपर सिक्रेशन से जो डिसऑर्डर देखने को मिलेगा उसे हम कहते हैं कुशिंग्स डिजीज। बस इतना याद रखेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, यहां पर हम एल्डोस्टेरोन की बात कर सकते हैं, पर मेनली आप याद रखेंगे बच्चों ड्यू टू कोर्टिसोल। अगर यहां पर एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल दोनों कम होंगे तो एडिसन डिजीज, अगर कोर्टिसोल ज्यादा होगा तो कुशिंग डिजीज। एक एक सिम्टम समझाऊंगा बच्चों, ध्यान सुने। एडिसन डिजीज में एल्डोस्टेरोन भी कम है और कोर्टिसोल भी कम है। याद कीजिए, कोर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता था, अगर कोर्टिसोल की कमी है तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। यानी क्या देखने को मिलेगा बच्चों, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। और याद कीजिए, अगर ब्लड में ग्लूकोज कम होगा तो बॉडी के सेल्स तक तुरंत ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, और हम जानते हैं ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर बॉडी के सेल तक तुरंत ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो वहां पर हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं यहां पर एक्यूट वीकनेस। याद कीजिए, कोर्टिसोल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एंटी स्ट्रेस हार्मोन। अगर कोर्टिसोल की कमी होगी तो जो स्ट्रेस है उसके लिए ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाया करती है। एनसीईआरटी ने लिखा बच्चों, इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू स्ट्रेस। और जब इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंचेगा तो सेल्स में फटीग देखने को मिलेगा, यानी कि थकावट देखने को मिलेगी। एक एक वर्ड समझा रहा हूं बच्चों। एडिसन डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन। यहां पर हम एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल दोनों के हाइपोसिक्रेशन की बात करते हैं, पर मेनली यहां पर जो सिम्टम्स हमने मेंशन किए हैं दैट इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल। हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, एक्यूट वीकनेस फटिग देखने को मिलेगी, इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू स्ट्रेस। अब एक वर्ड समझा रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपर पिगमेंटेशन और ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन। बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन आपके लिए निकाल कर लाए बच्चों, ध्यान सुनेंगे। अगर कोर्टिसोल की कमी होती है तो त्वचा का रंग डार्क होने लग जाया करता है, जो चमड़ी होती है वो काली पड़ने लग जाया करती है, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन। इसका लॉजिक समझिए बच्चों, अगर कोर्टिसोल की कमी होगी तो हमारी बॉडी चाहेगी कि कोर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़े, तो उसके लिए हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा सीआरएच। ये सीआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बच्चों एसीटीएच कोर्टिसोल के रिलीज से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोर्टिसोल की कमी है तो उसके सिक्रेशन को बढ़वाने के लिए हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा एसीटीएच। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट करता है। और क्या होता है बच्चों, इन कॉर्टिकोट्रॉफ सेल में एक कंपोनेंट होता है प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन, और उसी के ब्रेकडाउन से एंटीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, दैट इज एसीटीएच और एमएसएच। लॉजिक को समझे बच्चों, एक एक वर्ड समझा रहे हैं। अगर कोर्टिसोल कम होगा तो बॉडी चाहेगी कोर्टिसोल को बढ़ाना, कोर्टिसोल को बढ़ाने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच को लाना होगा, पर हमने देखा एसीटीएच के साथ साथ अल्फा एमएसएच का फॉर्मेशन भी बढ़ जाया करता है। और आपको पता है बच्चों, एमएसएच जो होता है वो मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, मेलानिन पिगमेंट्स का डिस्पर्शन करवा के डार्क कॉम्प्लेक्शन जनरेट करवाता है। तो बस इतना याद रखेंगे, कोर्टिसोल की अगर कमी है तो एडिसन डिजीज में हमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, लास्ट में अब डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल, दैट इज कुशिंग्स डिजीज या फिर कुशिंग सिंड्रोम। आप जानते हो बच्चों, सिंड्रोम वर्ड रिलेट होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। अब एक एक चीज को समझिए।
कॉर्टिसोल का मकसद था बच्चों ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना, उसके लिए वो लाइपोलाइसिस करवाता था, प्रोटियोलाइसिस करवाता था, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता था। यानी ये तो कंफर्म है कॉर्टिसोल लाइपोलाइसिस करवाता था। अगर कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो फैट का ब्रेकडाउन और ज्यादा होने लगेगा, यानी यहां पर लाइपोलाइसिस बढ़ जाया करता है। यहां पर लिखा है बच्चों द ओवर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल लीड्स टू एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट, यानी कि लाइपोलाइसिस और ज्यादा हो जाएगा। पर खास बात यह है कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो लाइपोलाइसिस बढ़ेगा, पर फैट जहां बॉडी में स्टोर्ड है वहां से वो फैट टूटता है, पर वहां से टूटने के बाद वो फैट बॉडी में कुछ अनयूजुअल साइट्स पर डिपॉजिट होने लग जाता है। जैसे कि कंफर्म है बच्चों कॉर्टिसोल ज्यादा है तो लाइपोलाइसिस ज्यादा होगा, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। ये जो फैट टूट रहा है ये वहां से टूटकर अनयूजुअल साइट्स पर डिपॉजिट होने लगता है। जैसे कि फेस में फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे फेस में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि चेहरा धीरे धीरे चंद्रमा की तरह गोल हो जाए। इसलिए बच्चों इस सिम्टम को यहां पर कहा जाता है मून फेस। धीरे धीरे क्या होता है ये फैट फिर हमारे माउथ के आसपास डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से माउथ का प्रोट्रूजन देखने को मिलता है, मछली जैसा मुंह हो जाता है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फिश माउथ। और एक और क्या होता है ये जो फैट टूटा है ये हमारे अपर एब्डोमिनल रीजन बैक साइड पर डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से बफेलो हम्प लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। हमने यहां पर लिखा है बच्चों बफेलो हम्प, बस इतना याद रखेंगे। कॉर्टिसोल अगर ज्यादा है तो कुशिंग सिंड्रोम, यहां पर लाइपोलाइसिस ज्यादा होगा, पर वो जो फैट डिपॉजिटेड एरिया से टूटा है वो अनयूजुअल साइड्स पर डिपॉजिट होने लग जाता है, फेस पर डिपॉजिट होने लगता है, माउथ के आसपास डिपॉजिट होने लगता है, अपर एब्डोमिनल रीजन बैक साइड पर डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मून फेस, फिश माउथ एंड बफेलो हम्प। देखिए बच्चों इसी के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कंप्लीट करते हैं, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। इसी सीक्वेंस को आगे लेकर चलते हैं। हम एक नेक्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थाइमस ग्लैंड। बच्चों उसी मैजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए थाइमस ग्लैंड के बारे में पहला पॉइंट सुने दैट इज ओरिजिन। तो याद रखेंगे थाइमस ग्लैंड का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं दैट इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। इसको आप ध्यान सुनिए बच्चों, आपको पता होगा हमारी बॉडी में बिल्कुल मिड वेंट्रल लाइन पर एक बोन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। आपको पता होगा बच्चों बॉडी की डोर्सल साइड पर सिचुएटेड होती है वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को जो बोन्स कनेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिब्स, और ये जो एक एंटायर स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं रिब केज। आप ये भी जानते हैं बच्चों इस रिब केज में हम दोनों लंग्स के सिचुएट होने की बात करते हैं। अब खास बात यह है दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम से लेकर वर्टिब्रल कॉलम तक एक स्पेस पाया जाता है, इसे हम कहते हैं मीडियस्टिनम स्पेस। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों इस मीडियस्टिनम स्पेस में बिल्कुल बीचों बीच तो हमारा हार्ट और एओर्टा प्रेजेंट होते हैं। हार्ट और एओर्टा के पीछे की तरफ यानी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ वहां से ईसोफेगस गुजरा करती है, जबकि हार्ट के आगे की तरफ यानी स्टर्नम की तरफ वहां पर थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड होती है। यानी मैं कह सकता हूं थाइमस ग्लैंड स्टर्नम के पीछे की तरफ और हार्ट के आगे की तरफ पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड in the mediastinum space in between the two lungs behind the sternum and on the ventral side of heart and aorta। एनसीईआरटी क्या लिखती है पढ़कर बता रहा हूं बच्चों, ध्यान सुने। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट एंड एओर्टा इन द मीडियस्टिनम स्पेस। बस याद रखेंगे बच्चों ओरिजिन होता है एंडोडर्मल, लोकेशन की बात हम कर चुके हैं स्टर्नम के पीछे की तरफ और हार्ट के वेंट्रल साइड पर। चलिए बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड। वैसे आपको पता होगा बच्चों थाइमस एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और सभी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में आपको बच्चों 12th क्लास के एक टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया जाता है। यहां पर थाइमस का स्ट्रक्चर हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना जरूर याद रखेंगे थाइमस एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में क्या होता है थाइमस इज ए बाइलोब्ड ग्लैंड, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड की तरह। तो बस इतना याद रखेंगे ओरिजिन एंडोडर्मल, लोकेशन स्टर्नम के पीछे और हार्ट की वेंट्रल साइड पर। स्ट्रक्चर में याद रखेंगे थाइमस एक बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दैट इज हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड। तो इतना याद रखेंगे थाइमस ग्लैंड से हम एक पेप्टाइड हार्मोन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन के सिक्रेशन की बात करते हैं दैट इज थाइमोसिन। चलिए बच्चों अब इस हार्मोन के फंक्शंस को यहां पर हम पढ़ेंगे, फिर लास्टली उससे रिलेटेड डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों
इसके फंक्शंस को समझने के लिए एक बार मैं आपको जल्दी से 12th क्लास के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक में जो आप इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो आपके सामने समराइज कर रहा हूं। ध्यान सुनिए बच्चों, हम अपनी इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप जानते हैं बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सेलुलर इम्यूनिटी यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और आप ये भी जानते हैं बच्चों, सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, जबकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और आप ये भी जानते हैं बच्चों, चाहे टी लिम्फोसाइट हो या फिर बी लिम्फोसाइट हो, दे आर द टाइप ऑफ WBCs, दे आर द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। और आप पढ़ चुके हैं बच्चों, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। आप ये भी जानते हैं बच्चों, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन तो, बी लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग तो, बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन तो बोन मैरो में ही हो जाया करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनते हैं पर वहां से माइग्रेट होकर कहां पर आते हैं, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग की जाती है, उनको सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन में डिफरेंशिएट करना सिखाया जाता है, उनका मैच्योरेशन होता है, उनका डिफरेंशिएशन होता है। बस इतना याद रखेंगे, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका मैच्योरेशन, उनका डिफरेंशिएशन थाइमस ग्लैंड में होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन। तो देखिए बच्चों, थाइमोसिन के फंक्शन को मैं आपको समझाऊं बच्चों, तो बस इतना याद रखेंगे, थाइमस ग्लैंड प्लेज ए मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और जाहिर सी बात है, जब टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में होती है, इसीलिए थाइमस ग्लैंड को कहा जाता है द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। पर एक और चीज समझे बच्चों, जब थाइमोसिन हार्मोन होगा तो टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे तो सेलुलर इम्यूनिटी तो डायरेक्टली मिल जाया करती है। पर आप ये भी जानते हैं बच्चों, टी लिम्फोसाइट्स में कैटेगरी आप पढ़ते हैं टी हेल्पर, और आपको पता होगा यही टी हेल्पर बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ताकि हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें। यानी कंफर्म है, थाइमस ग्लैंड होगी तो थाइमोसिन हार्मोन होगा, थाइमोसिन हार्मोन होगा तो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो डायरेक्टली मिल जाएगी। पर जब टी हेल्पर होंगे तभी इनडायरेक्टली आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी मिल सकती है। इसीलिए बच्चों, आपकी जो एंटायर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका सिंहासन कौन सी ग्लैंड ने संभाल रखा है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। दैट इज व्हाई थाइमस ग्लैंड इज आल्सो रेफर्ड टू एज द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, दिस ग्लैंड प्लेज ए मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और साथ ही साथ बच्चों, इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब एक और चीज को समझे बच्चों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो थाइमस ग्लैंड होती है उसकी साइज डिक्रीज होने लगती है, थाइमस ग्लैंड बढ़ती उम्र के साथ साथ डिक्लाइन होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है। और जाहिर सी बात है बच्चों, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थाइमस ग्लैंड डिक्लाइन होगी तो थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम होगा। और हमने देखा एंटायर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का थ्रोन कौन है बच्चों, थाइमस ग्लैंड। तो आप कह सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ, यानी ओल्ड इंडिविजुअल्स में ड्यू टू द डिक्लाइन एंड डिसअपियरेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड, ड्यू टू द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, उनके इम्यून रेस्पॉन्स भी वीक हो जाया करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। Thymus is degenerated in old individuals, resulting in a decreased production of thymosin. As a result, the immune responses of old persons become weak. और एक और खास बात सुने बच्चों, एजिंग को समझाने के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। उनमें से एक थ्योरी का यह मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस ग्लैंड का डीजनरेट होना एजिंग का एक प्राइमरी कॉज माना जाता है। क्योंकि हमने देखा बच्चों, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इम्यून रेस्पॉन्स वीक होते चले जाएंगे तो वो इंसान एजिंग की तरफ अग्रसर हो जाएगा। हमने लिखा है बच्चों यहां पर, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ एजिंग, द डिक्लाइन एंड डिसअपियरेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड बाय द मिडिल एज इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एजिंग। चलिए बच्चों, मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ ले चलता हूं। बता चुका हूं, थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग की जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन। दैट्स व्हाई थाइमस ग्लैंड इज रेफर्ड टू एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। पर हमने देखा थाइमस ग्लैंड हमारी सेलुलर इम्यूनिटी को तो डायरेक्टली रेगुलेट करता है, पर इनडायरेक्टली
थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी प्रमोट करता है, इसलिए बच्चों इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है। चलिए लास्ट में हम डिस्कस करते हैं द डिसऑर्डर ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन या फिर ओवर सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन। बच्चों क्या होता है, थाइमोसिन के ज्यादा सिक्रीशन की वजह से एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं माइएस्थेनिया ग्रेविस। आप जानते हैं बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मसल सेल की मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि नर्व एंडिंग से रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्चुअली में क्या होगा, अगर थाइमोसिन ज्यादा होगा तो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन ज्यादा होगा। और हमने देखा बच्चों, यही टी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो अगर थाइमोसिन ज्यादा होगा तो एंटीबॉडीज का एक्सेस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और यही एंटीबॉडीज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर अटैक शो करते हैं। इसलिए हम कहते हैं बच्चों, माइएस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी वो कम हो जाया करती है, या फिर आप कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाया करता है। देखिए बच्चों, मायो वर्ड रिलेट करता है मसल को, एस्थेनिया वर्ड रिलेट करता है रिसेप्टर्स को, और ग्रेविस रिलेट करता है डेथ या फिर डीजनरेशन। तो हमने देखा बच्चों, मसल के रिसेप्टर्स का डीजनरेट हो जाना, उसी को नाम दिया जाता है माइएस्थेनिया ग्रेविस। एक बार जल्दी से पढ़कर बता रहा हूं बच्चों, the excess secretion of thymosin decreases the neuromuscular transmission. So hyper secretion of thymosin may cause an autoimmune disorder, that is myasthenia gravis. It provides antibody against the receptors and block the neuromuscular junction. So this is the end of thymus gland.